दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत शिक्षा डिजिटल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से, लगभग बात करें तो 11 या 12 दिनों से, या फिर कहें तो 1 महीने से हर एक नागरिक की निगाह उस मुद्दे पर क्या है, टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज हम एक उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसके ऊपर सबकी निगाह क्या है, टिकी हुई है। हम कहें कि ये पूरे मीडिया की निगाह या फिर कहे कि पूरे विश्व के हर नागरिक की निगाह क्या है, उस पर टिकी हुई है। तो वह मुद्दा क्या है दोस्तों? रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध। दोस्तों, चाहे वो कोई पारिवारिक झगड़ा हो, चाहे फिर वो पड़ोसी के साथ झगड़ा हो, चाहे फिर वो एक परिवार का, एक पूरे समूह का किसी दूसरे समूह के साथ झगड़ा हो, या फिर एक गांव का दूसरे गांव के साथ झगड़ा हो। दोस्तों, चाहे वो झगड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य का हो या फिर एक देश से दूसरे देश का हो, वो कोई एक दिन में निपटने वाला झगड़ा नहीं होता, या फिर कहे कि वो एक आग की तरह नहीं होता कि पल भर में क्या है, झगड़ा हो जाए। उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी क्या है, रहती है। आपको समझनी है वो कहानी जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के पीछे है। तो दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं इस युद्ध के पीछे क्या कहानी है, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे आज रूस और यूक्रेन युद्ध के मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, या फिर कहे कि दोनों युद्ध में कूद पड़े हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन, अगर हम आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात करें तो आपस में क्या थे, बहुत अच्छे मित्र थे। और दोस्तों, रूस में क्या हुआ कि 1917 में क्या होती है, रूस की क्रांति। दोस्तों, रूस की क्रांति अगर हम पढ़े तो अपने आप में क्या है, ये एक विषय है और बहुत लंबी चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, हम इसको क्या कहेंगे कि रूस की क्रांति की जगह अगर हम बात करें कि रूस में क्या हुआ, गृह युद्ध। दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। और वो युद्ध कैसा था दोस्तों कि वो उनके अपने देश का युद्ध था, या फिर कहे कि वो क्या था, गृह युद्ध था। इस युद्ध के बाद दोस्तों एक संगठन बना, और वो संगठन बना दोस्तों 1922 में। युद्ध समाप्त हुआ, शांति हुई और एक संगठन सामने आया 1922 में, और इस संगठन को नाम दिया गया USSR। क्या नाम दिया गया दोस्तों? USSR। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? यू से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अगर हम दोस्तों बात करें कि ये एक ऐसा संघ था दोस्तों, सोवियत गणराज्यों का एक ऐसा संघ था जो अपने आप में क्या था, सामाजिक था। उन्होंने कहा कि हम अभी कोई युद्ध नहीं करेंगे, और ये एक संगठन क्या हुआ, सामने आया, और वो संगठन क्या था दोस्तों, USSR था। इस संगठन में दोस्तों लगभग 15 राष्ट्र क्या थे, शामिल थे। यह कहे कि 15 राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया कि आने वाले समय में अगर हमारे ऊपर कोई भी विवाद होता है तो हम मिलकर क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और बात होती है लगभग 2.5 दशकों के बाद, USSR बनने के लगभग 2.5 दशक, या फिर कहे कि लगभग 25 वर्ष के बाद, लगभग 25 वर्ष, उसको 22 से 23 भी कह सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध, जिस युद्ध ने पूरे विश्व को क्या किया था, अर्थव्यवस्था के रूप में कहे या फिर मानवीय रूप में कहे, पूरा झकझोर दिया था।
द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिणाम निकल के सामने आते हैं वो ये आते हैं कि पूरा विश्व दो ध्रुवों में क्या है, बट जाता है। एक ध्रुव जो होता है वो होता है अमेरिका वाला, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वो होता है यूएसएसआर। क्या होता है दोस्तों, एक अमेरिका वाला हिस्सा था और दूसरा क्या हिस्सा था, यूएसएसआर वाला। ये पूरा विश्व क्या हुआ, दो ध्रुवों में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद बट गया। दोस्तों अमेरिका को ऐसा लगा, चूंकि यूएसएसआर अपने आप में क्या है, एक 15 राष्ट्रों का क्या है, संगठन है, कि आने वाले समय में या फिर कहे कि भविष्य में अगर कभी भी हमारे साथ युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो इसी बात को रखते हुए एक संधि होती है, अमेरिका एक संधि करता है और उस संधि का नाम होता है दोस्तों नाटो। अब दोस्तों ये नाटो क्या संधि थी, नाटो ने भी एक ऐसा संगठन बनाया, एक ऐसा कहे कि सैन्य संगठन बनाया। सैन्य संगठन क्यों बोला जाता है इसको भी बताएंगे, लेकिन एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दिया नाटो। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं। नाटो का मीन्स क्या हुआ दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बनाया दोस्तों, एक संगठन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये संगठन दोस्तों 1949 में क्या हुआ, बना। इस संगठन में उस समय दोस्तों क्या थे, 12 देश क्या थे इस संगठन में थे। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन नाटो के रूप में बना और दूसरा संगठन जो पहले से सक्रिय था वो दोस्तों क्या था, यूएसएसआर। दोस्तों ये संगठन जब बना, इसका अपना एक संविधान था और उस संविधान का अनुच्छेद ये बोलता था कि अनुच्छेद 5 के अनुसार कि जो नाटो के सदस्य 12 देश हैं, नाटो के सदस्य जो 12 देश हैं, अगर कोई देश इन 12 सदस्यों में से किसी भी देश के ऊपर हमला करेगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये क्या बात हुई, ये नाटो के संविधान में बात हुई कि नाटो के संविधान की धारा या अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला करेगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, इसके ऊपर हमला करेंगे। दोस्तों चूंकि विश्व युद्ध हुए अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता था और समीकरण कहे या फिर सिचुएशन कहे या फिर कहे कि उस समय विश्व ऐसी दहलीज पर था कि दोबारा से कभी भी क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। जब दो पक्ष आमने सामने हो और ऐसी स्थितियां हो कि युद्ध कभी भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं दोस्तों शीत युद्ध की स्थिति, शीत युद्ध, या फिर कहे कि कोल्ड वार। तो दोस्तों ये वो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब नाटो एक संगठन के रूप में इधर था और यूएसएसआर दूसरी तरफ क्या था, एक संगठन के रूप में था। ये वो दौर था दोस्तों जिस समय ये नहीं कहा जा सकता था कि कब युद्ध हो जाए, बिल्कुल ऐसी स्थितियां हर समय थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो उस स्थिति को क्या कहा गया दोस्तों, शीत युद्ध। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता चला गया और समय बीतने के साथ में समय आ जाता है दोस्तों 1991। विश्व जगत पर एक बहुत बड़ी घटना क्या हुई, घटित हुई, और वो घटना थी दोस्तों यूएसएसआर का विघटन कहे या फिर क्या कहे, टूट जाना कहे। जो अपने आप में एक संगठन था, वो संगठन क्या हुआ कि वो अपने आप में टूट गया और 15 नए राष्ट्रों का क्या हुआ,
निर्माण हुआ। 15 राष्ट्रों का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। दोस्तों जैसे ही ये संगठन टूटा, इसके टूटने के पीछे क्या बातें रही? इसके टूटने के पीछे जो सबसे जरूरी चीजें थी दोस्तों, वो थी जो ये संगठन था, इसमें अपने आप में रूस क्या था? एक प्रमुख देश था। और समस्या ये रही दोस्तों, जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो अपने आप में क्या हुआ? अंदरूनी रूप से अत्यंत कमजोर होती चली गई। और अर्थव्यवस्था के रूप से भी क्या है कि रूस बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को क्या है? सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा था। और शिक्षा का जैसे जैसे स्तर बढ़ा और 1991 की जो एलपीजी कॉन्सेप्ट दोस्तों इंडिया में भी आया, और जैसे जैसे वैश्वीकरण की समझ लोगों के अंदर गई और लोगों ने दूसरे देशों के नागरिकों को देखा कि वो किस हाल में जी रहे हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो ऐसे ऐसे दोस्तों रसिया के अंदर क्या हुआ, या फिर कहे कि यूएसएसआर के अंदर क्या हुआ कि विघटन की मांग उठती चली गई। और 1991 में क्या हुआ दोस्तों? ये टूट गया और 15 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। और उसमें से एक राष्ट्र था दोस्तों यूक्रेन। और इस यूक्रेन के साथ साथ में एक नया राष्ट्र जिसको हम कहते हैं रूस। रूस पहले से था दोस्तों, लेकिन चूंकि एक पूरा अपने आप में क्या था? संगठन था। और हम रूस को, लेकिन कुछ लोग दोस्तों बाहर विदेशों में यूएसएसआर को फिर भी रसिया के नाम से बोलते थे जब यूएसएसआर सक्रिय था। कारण था कि रूस इस पूरे समूह के अंदर क्या था? एक प्रमुख देश था। दोस्तों जैसे हम किसी जिले के अंदर किसी सिटी को, कोई बहुत महत्वपूर्ण सिटी होती है, जिला इतना महत्व नहीं रखता जितना कि सिटी रखती है, हम उसको सभी लोग क्या है दूर दूर तक जानते हैं। इसीलिए क्या है दोस्तों, इसमें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान किस देश का था? रसिया का था। और रसिया को इसलिए लोग क्या है दोस्तों, इस यूएसएसआर को लोग रसिया के नाम से ही जानते थे। लेकिन टूटने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि रसिया अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और यूक्रेन भी क्या बना दोस्तों? एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये छोटे छोटे देश इससे निकले और अपने आप में कोई भी एक नया राष्ट्र बनेगा तो उसके सामने अर्थव्यवस्था को कैसे उभारा जाए, कैसे रोजगारी आए, कैसे हम अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाए, तमाम मुद्दे उस देश के सामने क्या होते हैं? एकदम से खड़े हो जाते हैं जब किसी नए राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर हम बात करें 1947 के भारत की, तो बंटवारे के वक्त हमारे सामने भी क्या थी? बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। इसी प्रकार से जब नाटो यूएसएसआर के देश क्या हुए, अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र बने, तो अनेकों समस्याएं क्या थी दोस्तों? खड़ी हो गई। और इन राष्ट्रों के पास अधिक धन नहीं था, इसलिए इन राष्ट्रों ने क्या समझा कि या तो हम रसिया के पक्ष में रहे और या फिर हम नाटो के पक्ष में क्या है रहे, नहीं तो कोई भी विकसित देश या फिर कोई सैन्य शक्ति का मजबूत देश, जो सैन्य शक्ति से क्या हो बहुत मजबूत देश हो, इन छोटे देशों को डर था कि कोई भी देश हमारे ऊपर क्या करेगा? हमला कर देगा। दोस्तों जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अमेरिका क्या हुआ दोस्तों? जिस देश को हम दो ध्रुवों में, जिस विश्व को हम दो ध्रुवों में समझते थे कि एक ध्रुव नाटो है और दूसरा यूएसएसआर है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो दोस्तों हमने कहा कि अब सिर्फ एक शक्ति बची है। अपने आप में जो एक बहुत बड़ी शक्ति है वो क्या है दोस्तों? नाटो कहे या फिर कहे दोस्तों अमेरिका। अब दोस्तों जैसे ही ये टूटा, इसके कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ देश 1997 कुछ देश जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, वो अब कहाँ जाने लगे? नाटो में जाने लगे। और दोस्तों ये आप समझ चुके हैं कि नाटो और यूएसएसआर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या थे दोस्तों? एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे।
क्या था दोस्तों, एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे। तो अभी दोस्तों हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि नाटो और रसिया में, नाटो और यूएसएसआर में किस प्रकार एक दूसरे के साथ में क्या थी, दुश्मनी थी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं जो आज का मुद्दा है वो क्या है दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का क्या है, युद्ध है। दोस्तों आप मैप में जो ये ब्लैक लाइन के अंदर वाला हिस्सा जो भी है, ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों क्या है, पूरा का पूरा यूक्रेन है। और इसके ठीक ऊपर या फिर कहे कि उत्तर दिशा में, और या फिर कहे कि कुछ पूर्व दिशा में क्या है, रसिया फैला हुआ है। ये बात आप दोस्तों जानते भी होंगे कि रसिया या फिर कहे कि रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा क्या है, देश है। अपने आप में रूस बहुत बड़ा देश है दोस्तों। और रूस से लगने वाला बिल्कुल सीमावर्ती देश क्या है दोस्तों, यूक्रेन है। दोस्तों 1997 में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, दोस्तों बेलारूस के ठीक ऊपर लिथुआनिया, लातविया और दोस्तों इस्तोनिया, ये 3 देश और भी है दोस्तों जिन्होंने क्या किया था, नाटो की सदस्यता ली। दोस्तों जो बेलारूस के ठीक ऊपर 3 देश हैं जिसकी मैंने अभी बताया, इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन देशों ने जब नाटो की सदस्यता ली तब यूएसएसआर ने क्या है, युद्ध नहीं किया। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से उस समय भी क्या था, रसिया को हमला किसके ऊपर कर देना चाहिए था, इस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया के ऊपर, किसी एक के ऊपर क्या कर देना चाहिए था, हमला कर देना चाहिए था। लेकिन आज जब यूक्रेन अगर बात करता है नाटो की सदस्यता लेने की, तो रसिया क्या है कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि हम एक छोटी सी घटना और पढ़ेंगे दोस्तों, 2010 में एक यूक्रेन के राष्ट्रपति हुए दोस्तों, विक्टर यानुकोविच। दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति हुए कि इनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ रसिया के साथ में क्या है, दोबारा से बढ़ गई। और विक्टर यानुकोविच ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जो यूक्रेन आज से पहले 1991 से और 2010 के बीच में करता था। वो क्या दावे थे दोस्तों, वो ये दावे थे कि ये वाला पूरा यूक्रेन क्या है दोस्तों, यूरोपीय संघ में जो है दोस्तों शामिल होना चाहता था। लेकिन दोस्तों यूरोपीय संघ तो कोई सैन्य संगठन नहीं है। फिर दोस्तों इससे रशिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, दोस्तों अब तक का इतिहास ये था, 2010 तक का इतिहास दोस्तों क्या था कि ये था कि अगर कोई भी देश अभी तक EU का सदस्य बना है तो बाद में वो कहीं ना कहीं दोस्तों नाटो की सदस्यता क्या है, ले लेता है। और यही कारण थे कि 1949 में बनने वाले नाटो जिसके 12 सदस्य देश थे, वो आज कितने हो गए हैं दोस्तों, वो 30 हो गए हैं। तो दोस्तों अब विक्टर यानुकोविच जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रसिया के साथ में क्या है अपनी अच्छी खासी दोस्ती निभाई और सभी उन दावों को खारिज कर दिया जो नाटो या फिर EU में शामिल होने वाले क्या थे, दावे थे। उन्होंने सभी को एक सिरे से खारिज कर दिया। और दोस्तों यूक्रेन की जनता कभी नहीं चाहती कि वो दोबारा से क्या है रसिया में मिले या फिर EU की सदस्यता ना ले। अब दोस्तों ये सुन के, विक्टर यानुकोविच की बात को सुन के यूक्रेन के अंदर क्या हुआ कि पूरे यूक्रेन के अंदर जगह जगह क्या है हिंसाएं घटित होने लगी। और ऐसी हिंसाओं का फ़ायदा उठा करके
2014 में रसिया क्या करता है, हमला कर देता है क्रीमिया के ऊपर। क्रीमिया के ऊपर क्या है, हमला कर देता है। अब रूस क्यों क्रीमिया के ऊपर ही हमला करता है, इसको भी क्या है समझ लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों ये यूक्रेन का पूरा हिस्सा था और रूस इधर आकर के क्या करता है, क्रीमिया के ऊपर सागरीय क्षेत्र से आकर के, सागर के रास्ते आकर के क्या करता है, हमला कर देता है। इसके पीछे दोस्तों जो वजह थी वो ये थी कि हम अजोव सागर को अपने कब्जे में ले लें, मारियोपोल में बने पोर्ट को या फिर बंदरगाह को क्या करें, अपने कब्जे में ले लें। तो रूस ने क्या किया दोस्तों, क्रीमिया के ऊपर हमला किया और ऐसा विनाशकारी हमला था दोस्तों जिसमें 14,000 लोगों की जान चली गई और पूरा विश्व एकटक शांति रूप से इसको क्या करता रहा, देखता रहा। कुछ भी किसी देश ने क्या है हेल्प नहीं की, या फिर कहे कि यूक्रेन को कोई भी सहायता नहीं दी। अब दोस्तों उसके बाद एक समझौता होता है और क्रीमिया, पहले 2014 में क्रीमिया पे क्या होता है कि रूस कब्जा कर लेता है और उसके बाद 2015 में एक समझौता होता है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और ये समझौता था दोस्तों शांति समझौता। अब दोस्तों 2015 में जो समझौता हुआ कि अब हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, धीरे धीरे दोस्तों रसिया ने क्या किया कि लुहांस्क और डोनेस्टक यहाँ के लोगों को क्या किया, कुछ लोगों को भड़काया और कुछ लोगों को अलगाववाद की क्या है सलाह दी कि आपको अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए। दोस्तों क्रीमिया को ये पहले ही हड़प चुका है और फिर कहा, इन लोगों को भड़काया और अलगाववाद की भावना क्या है इनके ऊपर, इनके मन में क्या है डाल दी कि आप अपने आप को एक अलग राष्ट्र बना लीजिए। अब इन लोगों को हथियार, पैसा, ये सब बेचने का काम धीरे धीरे क्या है रूस ने चालू किया ताकि हम लोग यहाँ आकर बैठ जाएं। अब कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले दोस्तों रसिया ने ये कहते हुए यूक्रेन के ऊपर हमला किया कि लुहांस्क और डोनेस्क यहाँ पर कुछ चिंगारियाँ दिखाई दी, कुछ आगजनी हुई हैं, इन लोगों के ऊपर हमला हुआ है और हम इन लोगों की रक्षा करेंगे। दोस्तों जब हम बात यूएन की करते हैं या फिर संयुक्त राष्ट्र की करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र कहता है कि अगर किसी देश के किसी राज्य पे या किसी देश के ऊपर हमला होता है अगर किसी दूसरे देश से सहायता मांगता है तो वो उसको सैन्य मदद दे सकता है। इस सैन्य मदद के नाम पे रूस ने इन लोगों के साथ में मिल के क्या है कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। ये दोस्तों अभी की सभी को पता होगी कि अभी की ये क्या है, हाल फिलहाल की घटना है। अब दोस्तों रूस जो कि बेलारूस क्या है के साथ में अच्छे संबंध है, तो सबसे पहले इधर से घुसेगा। दोस्तों क्रीमिया के ऊपर 2014 में क्या है कि रूस पहले से क्या है कब्जा कर चुका है, तो दोस्तों रूस इधर से भी घुसेगा, खेरसन की तरफ से घुसेगा। दोस्तों अजोव सागर पे भी कहाँ किसका कब्जा है दोस्तों, रूस का कब्जा है। तो दोस्तों अजोव सागर की तरफ से भी क्या है दोस्तों, रसिया घुसेगा। और ये क्षेत्र के लोग पहले से क्या है कि रसिया की सेना को पनाह देते हुए आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कब्जा कहाँ पर होगा, मारियोपोल पर होगा। इधर से घुसेंगे तो लोग खेरसन में घुसेंगे और ओडेसा में क्या है घुसेंगे। दोस्तों फिर इधर से जब सेना हमला करेगी तो ये खैरकीव को भी क्या है अपने कब्जे में ले लेंगे। युद्ध के 1-2 दिन बाद दोस्तों आप सभी ने टीवी के ऊपर घटनाएं देखी होगी या फिर न्यूज़ सुनी होगी कि खैरकीव पर क्या है बहुत जल्दी रूस ने क्या है कब्जा कर लिया था। दोस्तों इसका कारण ये है कि इसके ये बहुत नज़दीक है, रसिया बिल्कुल खैरकीव के नज़दीक है। और दोस्तों ठीक उसके आपने
2 दिन बाद 3 दिन बाद ये घटनाएं सुनी होगी कि रूस ने अपना एक ब्रिज बम से क्या है उड़ा दिया है, यूक्रेन ने क्या किया है, अपना ब्रिज बम से उड़ा दिया है, या फिर यूक्रेन के एक नागरिक ने अपने आप को बम से बांध के क्या किया कि एक ब्रिज को उड़ा दिया, ताकि ये जो नदी है जो एक तरह से कहे कि यूक्रेन को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। ये क्या कौन सी नदी है दोस्तों? दनीपर। क्या है दोस्तों? दनीपर नदी। दनीपर नदी यूक्रेन को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। जब रूस की सेना इधर से घुसेगी या फिर ओडेसा की तरफ से घुसेगी, तो ओडेसा की तरफ से घुस के जब सागर से आएगी, ओडेसा की तरफ से घुस के वो सीधी कहाँ पहुँच जाएगी? कीव के सीमा पर क्या है पहुँच जाएगी। जब वो खैर कीव से घुसने वाली सेना जब कीव तक पहुँचेगी तो उसको ये नदी क्या है पार करनी पड़ेगी। तो यूक्रेन के नागरिकों ने एक राष्ट्रवादी नागरिक होने का परिचय देते हुए क्या किया कि इस वाले ब्रिज को जो पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन को क्या करता है, अलग करता है, इन ब्रिजों को क्या है उड़ा दिया, ताकि बम बांध करके या फिर उस पर अपने ही बम लगा करके क्या किया उड़ा दिया, ताकि रूस से आने वाली सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ना पहुंच पाए। तो दोस्तों अभी हालात क्या है कि कीव के चारों तरफ क्या है दोस्तों, और कुछ सेना कीव में भी क्या है घुस चुकी है। अब दोस्तों बात यह है जो हमने पहले ही बात आपके साथ में की थी कि जब 1997 में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया इन देशों ने नाटो की सदस्यता ली, तब रूस इनके ऊपर हमला नहीं करता है। उसका कारण क्या था दोस्तों कि बीच में यूक्रेन है, इधर क्या है दोस्तों रसिया है, और इधर क्या है दोस्तों बीच में पूरा का पूरा ये हिस्सा क्या है दोस्तों यूक्रेन है। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी यहाँ से दोस्तों इन सभी देशों से मॉस्को की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। और अगर आज दोस्तों यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता है तो नाटो की सेना कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर अपने अड्डे बनाएगी, और यूक्रेन की राजधानी कहे कीव से या फिर यूक्रेन के दूसरे ठिकानों से मॉस्को की जो दूरी है दोस्तों वो 1600 की जगह 600 किलोमीटर रह जाएगी। इस बात को ध्यानगत करते हुए कि आने वाले समय में नाटो अपने अड्डे यूक्रेन में बनाए, ऐसा ना होने देने की वजह से रूस क्या है कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। अब दोस्तों जब रूस हमला करता है तो आपने देखा होगा कि रूस पर अनेक तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, लेकिन रूस के ऊपर अन्य देश हमला नहीं करते। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? एक तो ये है कि रूस अपने आप में बहुत बड़ी पावर है और रूस के पास बहुत सैन्य शक्ति है। रूस आर्थिक रूप से क्या है मजबूत है, रूस सैन्य रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, और भी अन्य सभी कारणों से क्या है राजनीतिक या फिर कहे कि रणनीतिक रूप से भी क्या है रूस मजबूत है। लेकिन जब यूएन के अंदर प्रस्ताव आता है दोस्तों, जब निंदा प्रस्ताव आता है तो दोस्तों 3 देश वोट नहीं करते हैं और उसमें से 11 क्या है उसके खिलाफ वोट करते हैं, और रसिया क्योंकि एक स्थायी सदस्य है वो अपने पक्ष में क्या करता है वोट करता है। अब दोस्तों बात आती है कि जब अगर हम बात करें यूएनएससी की बात करें या फिर यूएन की बात करें तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं।
जब हम कोई प्रस्ताव लेके आते हैं तो इसमें क्या है, सभी के सभी का वोट क्या है, इन पांचों का कंपलसरी वोट क्या है कि उसको पास कराने के लिए, उसके फेवर में कोई भी प्रस्ताव उसको पास कराने के लिए इन 5 स्थायी देशों का, हर देश का वोट क्या है उसके पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जब भी कोई प्रस्ताव आता है, चाहे वो फिर चीन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, वो क्या करते हैं दोस्तों, एक भी देश अगर चाहेगा कि ये प्रस्ताव पास ना हो तो वो क्या करते हैं, उसके विपक्ष में वोट क्या है कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इस तरह से मानव जाति के ऊपर हमले होंगे, या फिर एक मजबूत देश जो सैन्य स्थिति से मजबूत होगा दूसरे देश के ऊपर हमला करेगा और पूरा का पूरा विश्व सिर्फ उसको कहे कि रणनीतिक रूप से सहायता देगा या फिर आर्थिक रूप से सहायता देगा, लेकिन सैन्य मदद नहीं मिलेगी, ऐसे दोस्तों इस घटना से, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर क्या है, तालिबान कब्जा कर लेता है। अफगानिस्तान के ऊपर दोस्तों कब्जा कौन कर लेता है दोस्तों, तालिबान। आज इसी प्रकार से दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या है दोस्तों, घटना घटित हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन कब्जा कर लेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता रहा तो जो हमारे विश्व के मजबूत देश हैं, मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, सैन्य शक्ति से बहुत मजबूत हैं, वो आने वाले समय में अगर उदाहरण के रूप में देखें तो चीन इस चीज़ को अच्छे से देखेगा और आने वाले समय में 100% क्या है, ताइवान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा और उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे जो भू क्षेत्र के कारण या जिनका भूमि विवाद है या फिर अन्य कोई कारण है, उसकी वजह से एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ अब इन हमलों से कैसे बचा जा सकता है, क्या होना चाहिए विश्व जगत में, सबसे पहले दोस्तों क्या है कि यूएनओ जिस प्रकार से बनाया गया है, उसका जो संविधान है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, सुधारों की आवश्यकता है। बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे देशों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उनको जितनी भी विश्व पटल पर संस्थाएं हैं हम उनको बाहर कर दें जो बिना किसी वजह के या फिर कोई एक ऐसे ही कोई सामान्य सी बात के ऊपर दूसरे देश के ऊपर क्या कर दे, हमला कर दे। किस वजह से? सिर्फ अपने हितों की वजह से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये घटना पूरी पता चली होगी कि इनके बीच में क्या विवाद है और युद्ध होने का कारण क्या है और कैसे हमें इसको रोकने में यूएनओ मदद कर सकता है, या फिर इसे रोकने के लिए बातचीत के स्तर पर बहुत सारे देशों को क्या है, सामने आना चाहिए और इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों कोई भी देश, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो भारत और पाकिस्तान ही क्यों ना हो दोस्तों, किसी भी बात का हल निकालने के लिए या किसी मुद्दे का हल निकालने के लिए सिर्फ युद्ध एकमात्र रास्ता नहीं है। उन बच्चों का क्या दोष है जो युद्ध में मारे जा रहे हैं, उन माताओं का क्या दोष है जो अपने बच्चों से बिछड़ जा रही है या फिर अपने बच्चों को खो दे रही है। तो दोस्तों इस युद्ध को बचाने के लिए सभी देशों को क्या होना चाहिए, एकत्रित होकर बातचीत के स्तर पर आना चाहिए और युद्ध को रोकना चाहिए। ये दोस्तों मानव नौहार का क्या है, विषय है। इसमें क्या है दोस्तों, मानव जाति के क्या है दोस्तों, नरसंहार का क्या है, विषय है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या है कि यूएनओ में क्या है दोस्तों,
बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरे हिसाब से क्या है, आज की क्लास मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आई होगी। रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो भी समझ आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी भूगोल की क्लास में और देखते हैं आगे का वो हिस्सा जहां हमारी कक्षा ख़त्म हुई थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।